एक बार वांगजी ने गलत इंसान को चूज़ किया था, जिसकी कीमत उसे उसकी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन अब वो वापस आ चुका है। अब वो किसे चूज़ करेगा? क्या वो फिर से वही गलती करेगा या फिर वो सही पर्सन को चूज़ करके अपनी बदला पूरा करेगा? हेलो माय क्यूट फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते। सो गाइज़, आज एक न्यू शानवांग वन शॉट एफ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए शायद आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू शानवांग वन शॉट एफ को। सो चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर विंग टॉप है, वांगजी बॉटम है। यहाँ पर वांगजी एक ओमेगा है, विंग एक अल्फ़ा है। ये क्यूट लव स्टोरी है, कॉलेज लव स्टोरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है। यहाँ पर विंग की एक अलग पहचान है और वांगजी की भी अलग पहचान है, और वो दोनों कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लव क्रिएट होता है, वो सब कुछ हम इस फैन फिक्शन में जान जाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए मुझे आपको ये स्टोरी कैसी लगी। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मेल ओमेगा था, जिसे बेरहमी से पीटा गया था। इतना पीटा गया था कि उसकी बॉडी से खून निकल रहा था, और लास्ट में उसकी वो जो था ना, उसे ब्रिज से धक्का दिया गया और फिर वो नीचे गिर गया। और सब लोग, जिन लोगों से मार रहे थे ना, वो लोग हंसते हुए वहाँ से चले गए, और उनके हाथ में कुछ फाइल्स भी थे। जो इंसान गिर गया था वो बस कतरा रहा था, जैसे कि उसकी सांसें अभी चली जाएगी। तुरंत हम एक ब्लैक कोट पहनकर कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक लड़के को आते हुए देखते हैं, जहाँ पर कुछ पुलिस भी मौजूद थे। वो लोग जब उस लड़के के पास आते हैं तो उस लड़के की आंखें सांसें चल रही थी। उसने उसको देखते हुए कहा, तुम आ गए। उसने रोते हुए कहा, लांजा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मुझे खबर मिला कि वेंचाओ और बाकी सब लोग तुम्हें यहाँ पर पीट रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सो गाइस, इसका नाम लानवांगजी है। लानवांगजी ने कहा, विंग, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, आई लव यू लानजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसने वांगजी को अपनी बाहों में उठा लिया, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वहाँ से भागने लगा। उसने कहा, एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल ले जाना है। वो वांगजी को लेकर रोड पर दौड़ रहा था। बिजली गरजती है, बारिश बरसने लगती है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश की गाड़ियाँ भी नहीं चल रहा था, लेकिन विंग भाग रहा था। थोड़ी देर बाद उसको एहसास होता है कि वांगजी अब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ना ही सांसें ले रहा है, ना ही उसे देख रहा है, और ना ही कुछ बातें कर रहा है। वहीं की कदम रुक जाते हैं। वो बस वांगजी को एक टक देखने लगता है। उसने कहा, तुम्हारी एक गलती तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया। उसने वांगजी को देखा, उसने वांगजी को चेक किया, वो वांगजी मर चुका था। विंग ने एक ज़ोर से चीखा, और चीखने के बाद वो वांगजी को देखने लगा। वांगजी ने मरते हुए खुद से प्रॉमिस किया, अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा ना, तो मैं सबका हिसाब एक एक करके चुकता करूँगा। सीन कट होता है। जैसे ही वांगजी आंखें बंद करता है, तुरंत उसे होश आता है। वो फिर से वापस आता है उस दिन जिस दिन वेन चाओ ने उसे प्रपोज़ किया था। वांगजी और विंग दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। विंग छुप छुप कर वांगजी से प्यार करता था, बट विंग को पता है कि वो एक पोर बॉय है, वो बहुत गरीब है, और वांगजी बहुत रिच है। वो इस चाइना की टॉप रिचेस्ट फैमिली में से एक है। वांगजी का फादर कभी भी विंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही वांगजी, उसे ऐसा ही लग रहा था। विंग दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था। वेन चाओ उसे प्रपोज़ कर रहा था। वांगजी जब आँख खोलता है तब खुद को उसी दिन वापस पाकर देखकर उसने कहा, क्या गॉड ने मेरी सुन ली? उन्होंने मुझे एक और मौका दिया है। उसने वेन चाओ की तरफ देखा, जो कि उसे प्रपोज़ कर रहा था, और सब लोग यही कह रहे थे कि प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। वांगजी ने तुरंत वेन चाओ को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा? उसने उसके हाथ से बुके को लेते हुए नीचे फेंक दिया और पैरों से कुचलते हुए कहा, आई हेट यू, समझी? ये बोलकर वो चला गया। उसने विंग को देखा, उसके तरफ दौड़ते हुए गया, उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग को एहसास भी नहीं हुआ। उसने कहा, तुमने उसकी प्रपोज़ल को ठुकरा दिया? उसने कहा, हाँ, ठुकरा दिया।
क्यों विंग? वांग जी ने अपने माइंड में कहा। मुझे लगता था कि वैंचाओ ने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं गलत था। मेरी जान तो असल में विंग ने बचाया था। वैंचाओ ने मुझसे झूठ कहा कि उसने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं उसका एहसान चुकाने के लिए उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर चुका था। और मैंने कितनी बेरहमी सही है। उसने उसने मुझे टॉर्चर ही नहीं बल्कि मेरी सारी प्रॉपर्टी को भी ले लिया था। उसने मुझे धोखा दिया। दरअसल बात ऐसे कि वांग जी जो लाइफ जीकर अभी आया है उसमें उसने वैंचाओ को एक्सेप्ट कर लिया था इसके खातिर, क्योंकि कभी वैंचाओ ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वो झूठ था। बल्कि वैंचाओ ने नहीं, विंग ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन सारा श्रेय वो वैंचाओ अपने सिर ले लिया। हॉस्पिटल में जब वांग जी की आँख खुली तब उसे पता चला कि वैंचाओ ने उसकी जान बचाई है, और उसके डैड को भी यही लगा कि वैंचाओ ने उसकी जान बचाई है जब वांग जी पानी में डूब गया था। दरअसल वो लोग पिकनिक पर गए थे उस जन्म में स्कूल से, और वो झरने में नीचे गिर गया था, वहाँ पर वो डूब गया था। लेकिन उस वक्त ना वहाँ पर कोई भी नहीं था सिर्फ विंग के अलावा। तो विंग ने उसकी जान बचाई, और जान बचाते बचाते ना पत्थर के साथ लगकर उसकी फॉरहेड कट चुका था। वो वहीं पर ही बेहोश हो चुका था। लेकिन वैंचाओ एन वक्त पर आकर वांग जी को लेकर चला गया था, और बेचारा विंग वहीं पर ही पड़ा हुआ था। विंग का एक दोस्त था न्यूसंग, जो कि उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। लेकिन जब वांग जी को होश आया तब उसने अपने सामने वैंचाओ को देखा, और वैंचाओ ने कह दिया कि उसने उसकी जान बचाई है। उसके खातिर ना वांग जी ने उसकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया था, और उसकी सबसे बड़ी गलती वही थी। वांग जी ने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया था, लेकिन उसने वैंचाओ से भी प्यार नहीं किया था, लेकिन उसके खातिर ही उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। बट वैंचाओ ने उसे धोखा दिया। ऑलरेडी वैंचाओ के 3-4 गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी उसे वांग जी को प्रपोज करना था, क्योंकि उसे वांग जी की प्रॉपर्टी चाहिए थी। उसे पता है कि वांग जी अपने फादर का एक लौता बेटा है, ठीक है, और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर ही है। सो वैंचाओ ने यहाँ पर एक चाल किया कि वो उसे बस प्रपोज करेगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा, और फिर वो अपने मनचाही लड़के से शादी कर लेगा। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम केसी है, और वो केसी से ही प्यार करती है। और उन्होंने एक प्लानिंग किया था कि वांग जी की सारी जायदाद हड़पने के बाद वो वांग जी को छोड़ देगा और फिर केसी के पास आ जाएगा। इधर वांग जी ने उसके तो लव को एक्सेप्ट कर लिया था, बट उसने वांग जी को कभी भी टाइम नहीं दिया, और ना ही उससे अच्छे से बात करता था। बस वो दोनों नाम के ही गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे। सो यहाँ पर ना जो वांग जी है वो उससे बहुत ट्रस्ट करता था। विंग ने उसे कई बार समझाया, बट विंग की बातों को वो नहीं सुन रहा था। इधर जब वैंचाओ ने उससे कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए पैसे चाहिए, तो वांग जी ने उसे पैसे भी दिया। वांग जी ने उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन एक दिन वैंचाओ ने अपनी असली रूप दिखाई दिया। उसने वांग जी को किडनैप कर लिया। जब उसे पता चला कि वांग जी को सब कुछ सच पता चल गया है, जब वांग जी को सच पता चल गया केसी की और वैंचाओ की बात उसने एक बार में सुन लिया था। जब वहाँ पर वहाँ पर बार में पार्टी चल रही थी, तो वो भी बार में गया था वैंचाओ से मिलने के लिए, उसे सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए बाहर गया था। उसी वक्त उसने केसी और वैंचाओ की बातें सुन लिया था कि वैंचाओ उसे धोखा दे रहा है। तभी वैंचाओ ने उसे किडनैप कर लिया, और फिर उसे ज़बरदस्ती ही फाइल में साइन करना पड़ा, और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर लिया वैंचाओ ने। और उसके बाद वैंचाओ ने उसे इतना पीटा, लोहे की रॉड से बहुत मारा पीटा। उसके बाद उसने उसे उस पुल से धक्का दे दिया। विंग को पता चला था कि वांग जी को उसने किडनैप कर लिया था, तो विंग पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच रहा था, लेकिन उससे पहले ही वांग जी के साथ ये सब कुछ हो गया, और फिर वांग जी की डेथ हो गई। लेकिन फिर से गॉड ने उसे एक और मौका दिया है, तो वांग जी इस बार ये मौका नहीं छोड़ेगा। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। मैं गलत फहमी में आ चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से वो गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा। विंग ने कहा, तुमने उसे रिजेक्ट किया, बट तुम तो उसे कभी पसंद करते थे ना। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने विंग के हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा, विंग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये सुनकर विंग की आंख बड़ा हो गया, उसकी कान लाल हो गई। वांग जी से कभी उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वांग जी से ऐसा कहेगा। दरअसल उस जन्म में भी वांग जी विंग को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता था। बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से वो कभी भी विंग से बता नहीं पाया, लेकिन जब से वैंचाओ ने उसकी जान बचाई थी, तो वैंचाओ की कर्जदार बन चुका था, और वैंचाओ से अपनी कर्ज चुकाने के लिए उसने कहा था, तो वैंचाओ ने उसे कहा था कि प्लीज़ मेरे लाइफ पार्टनर बन जाओ, मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। इधर विंग उसकी बात सुनकर कहा कि क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा,
विंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? आई लव यू विंग। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। उसने विंग की हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे पता चल गया है विंग, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। वैन चाओ ने मुझसे झूठ कहा। विंग ये बात सुनकर और हैरान हो गया। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लानजान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी ने कहा, ओ विंग। उसने तुरंत विंग के लिप्स को चूम लिया, सबके सामने, पूरे कॉलेज के सामने। सब लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए। वैन चाओ को छोड़कर वांग जी विंग के पास, मतलब कुछ भी। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, अब चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, हम अलग नहीं होंगे और मैं इस बार गलती नहीं करूँगा। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा पूरी ज़िंदगी भर। विंग ने स्माइल के साथ कहा, हाँ लानजान। उसने वैनचाओ की तरफ देखा। सो गाइस, अगर आप वांग जी की जगह होते तो किसे चूज़ करते, वैनचाओ को या फिर विंग को? जल्दी कमेंट में बताओ। इधर वैनचाओ पूरी तरीके से हार रह गया। केसी ने कहा, ये क्या हुआ वैनचाओ, हमारा प्लान तो फ्लॉप हो गया, अब वो प्रॉपर्टी हमें कैसे मिलेगी? ओ गॉड। वैनचाओ ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? आखिर वांग जी को किसने बताया कि मैंने उसके जान नहीं बल्कि विंग ने उसकी जान बचाई था? वो तो बेहोश हो गया था ना, वहाँ पर तो कोई और था ही नहीं। विंग और वांग जी चले गए वहाँ से। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? विंग ने कहा, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। उसने टाइटली विंग की हाथ को पकड़ते हुए कहा, पिछली बार मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कहीं खोने नहीं दूंगा। इधर वैन चाओ वांग जी और विंग को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। पूरे क्लास में वो दोनों बस एक दूसरे के साथ ही बैठे हुए थे और बात ही कर रहे थे। ये सब देखकर वैन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। केसी ने कहा, अब क्या होगा वैन चाओ? वांग जी तो बाजी पलट दिया, वो तो विंग के साथ हो चुका है। क्या हमें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी? क्या हमें पैसे नहीं मिलेंगे? वैन चाओ ने कहा, चुप रहो ना तुम। केसी ने कहा, चुप रहो, तुम्हें वांग जी हर महीने 1.5 लाख रुपए देता है पैसे खर्च करने के लिए। तुम कभी कभी उससे पैसे भी मांगते हो। अब बताओ हमें पैसे कहाँ मिलेंगे जिससे हम खर्च करेंगे? अगर किसी को पता चला कि तुम अमीर घर के लड़के नहीं हो तो सब लोग तुम्हें कॉलेज से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। एक वांग जी ही तो है जिसके पैसे पर तुम पढ़ाई कर रहे थे। अब बताओ, वांग जी ने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे लगा था कि शायद वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर पैसा देता है तो एक्सेप्ट ज़रूर करेगा। इधर वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हारे ऊपर काफ़ी पैसे खर्च किया है, लेकिन अब बहुत हो गया है, ये खोटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं जाने कहा, अब मुझे पता है कि वो मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। केसी ने कहा, क्या वो तुम्हें जेलस फील करवाना चाहती है? ये सुनकर मैं जाने कहा, जेलस फील? हाँ, तुमने सही कहा। इतने दिन तक वही समझ रहा था कि मैंने उसकी जान बचाई है। उस दौरान शायद वो मुझसे प्यार कर बैठा होगा, इसीलिए मुझे जेलस फील करवाने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड विंग के साथ। लेकिन उसे पता कैसे चला कि विंग ने उसकी जान बचाई है? जब छुट्टी हो रही थी तो वांग जी लाइब्रेरी पर था। उसने विंग से कॉल पर कहा, साथ में घर जाएंगे। विंग उसके लिए नीचे वेट कर रहा था। वैन चाओ ने विंग को ज़ोर से मुक्का मारा। विंग नीचे गिर गया। विंग ने कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? वैन चाओ ने कहा, हाँ, वांग जी के ऊपर लाइन मारना बंद करो। विंग ने कहा, मैं उसके ऊपर कोई लाइन नहीं मार रहा हूँ, वो खुद मुझे प्रपोज करने आया था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं भी उसे प्यार करता हूँ। वैन चाओ ने कहा, मुझे पता है कि तुम वांग जी से नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करते हो। विंग ने कहा, मुझे तो लगता है प्रॉपर्टी से मैं नहीं बल्कि तुम प्यार करते हो, क्योंकि तुम हमेशा वांग जी से पैसे मांगते रहते थे। मैंने कभी वांग जी से पैसे नहीं मांगा, हम लोग इतने सालों के दोस्त हैं। वैन चाओ ने कहा, गरीब भिखारी कहीं के एक स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन मिला है और सोच रहा है कि तू इस देश का टॉप रिचेस्ट मैन का दामाद बन जाएगा। विंग ने कहा, क्यों नहीं बन सकता हूँ? क्या तुम जैसे लालची लोग अगर बन सकते हैं तो मुझ जैसा शरीफ इंसान क्यों नहीं बन सकता? वैन चाओ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लालची कहने की? विंग ने कहा, अच्छा, तो तुम लालची को लालची नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वैन चाओ फिर से मारने के लिए आ रहा था। विंग ने हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। पहली बार तुमने मुझे जब मारा तब मैं बिल्कुल तैयार नहीं था।
मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे मारोगे। अगर पहले पता होता तो तुम्हारे ये हाथ उसने मरोड़ते हुए कहा, ऐसे मरोड़ देता। वेंचाओ ने कहा, मेरा हाथ चलो, दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है ना। उसने उसके पैर पर लात मारा। वेंचाओ नीचे गिर गया। विंग ने कहा, तो सोचो, तुमने मुझे सिर्फ एक बार मुक्का मारा और मैंने तुम्हारे हाथ मरोड़ दिया। तो अगर 2 बार मारोगे तो तुम्हारे हाथ ही नहीं रहेगा, है ना। तभी वांगजी वहाँ पर आ गया। वांगजी ने कहा, क्या भाई विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं, कुछ जल कुकरे हम दोनों को देखकर जल रहे थे और मेरे साथ पंगा लेने के लिए आए थे। वांगजी ने कहा, वेंचाओ तुमने क्या किया? वेंचाओ ने कहा, मुझे पता है वांगजी कि तुम मुझे जेलस फील करवाने के लिए इस भोंदू से लड़के के साथ हो, इस बेवकूफ़ के साथ। विंग ने कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं क्लास में टॉप हूँ, समझी, मैं एक टॉपर हूँ। मुझे बेवकूफ़ कहना बंद करो। बेवकूफ़ से तुम हो, हर वक्त लास्ट आते हो। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, वांगजी मुझे पता है कि तुम मुझसे जेलस फील करवाने के लिए सब कुछ कर रहे हो। देखो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है वांगजी, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मेरे पास वापस आ जाओ। वांगजी ने कहा, क्या जेलस फील करवाने के लिए? माय फुट, मैं भला तुमसे जेलस फील करवाने के लिए दिखावा क्यों करूँगा? हाँ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। विंग चलो यहाँ से। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और विंग के साथ चला गया। वेंचाओ उन दोनों को देखकर गुस्सा हो गया। वेंचाओ ने कहा, मैं इस विंग से बदला लेकर छोड़ूंगा। सीन कट होता है। वांगजी विंग को उसके एक छोटे से घर के सामने आकर ड्रॉप करता है। वांगजी ने कहा कि ये तुम्हारा घर है? हम कई सालों से दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारा घर कभी नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। विंग ने कहा, हाँ लानजान, यही मेरा घर है, मैं यहीं पर ही रहता हूँ। छोटा सा घर है, मेरे तो कोई नहीं है ना, इसीलिए मैं अकेला रहता हूँ। वांगजी ने कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ दिन बाद हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद हमारी कॉलेज ख़त्म हो जाएगी, फिर तुम मेरी कंपनी में, मेरे पापा की कंपनी में एक जॉब पा सकते हो। मैं पापा से बात कर लूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें एक जॉब दिला दूँगा और फिर उसके बाद हम शादी की बात करेंगे। विंग ने कहा, लानजान तुम अपने फादर से मेरे बारे में बताओ, ठीक है, उसकी बात देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। वांगजी ने कहा, वो ज़रूर करेंगी, तुम चिंता मत करो। सीन कट होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इधर वेंचाओ कई बार विंग के साथ फाइट करने के लिए आता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। विंग उससे मारता है, पीटता है। वो विंग को जब भी बुली करने आता है तभी वांगजी उसे बचा लेता है या फिर विंग खुद ही बच जाता है और वेंचाओ अपने जाल में फंस जाता है। और प्रिंसिपल ने अब वेंचाओ को वार्निंग दे दिया था कि अगर दोबारा उसने किसी को भी बुली किया तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। अब वेंचाओ बेचारा बिल्कुल चुप था। वो विंग के साथ फाइट भी नहीं कर पा रहा था। अब वो क्या करेगा वही सोच रहा था। कॉलेज के एग्ज़ाम भी सामने आ गए थे। एग्ज़ाम के थ्रू वेंचाओ उससे बदला लेने के सोच रहा था। उसने कहा, अब मैं विंग से बेहतर करूँगा और फास्ट हो जाऊँगा, देखना। उसके बाद वांगजी मेरे पास आ जाएगा। एग्ज़ाम में वेंचाओ काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन विंग ही फर्स्ट आता है। जिस दिन कॉलेज का आखिरी दिन था और रिज़ल्ट का दिन था, उस दिन सब लोग कॉलेज आए थे। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ के आया था। जब उसने देखा कि विंग का नाम सबसे टॉप में है और वेंचाओ इतना मेहनत करके 10 तक पहुंच चुका है, तो ये देखकर उसने वेंचाओ से कहा, वेंचाओ सच में तुम काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हो, तुम 10वें नंबर पर हो। मुझे यकीन नहीं होता जो हर बार लास्ट आता है वो पहली बार 10वें नंबर पर आया है। मैं हमेशा की तरह सेकंड आया हूँ, विंग तो हमेशा की तरह फर्स्ट आया हूँ। आज हमारा कॉलेज का लास्ट दिन है, चलो कुछ फ़ोटो शूट करते हैं। ये बोलकर वो लोग फ़ोटो शूट करने के लिए चले गए। विंग अपने दोस्तों के साथ जियांग चैंग, उसके बाद यान ली और निहसांग, वो सब लोग के साथ फ़ोटो खींच रहा था। विंग की एक अलग फैमिली है। जियांग चैंग और यान ली काफ़ी रिच फैमिली से हैं, वो लोग टॉप फैमिली में से एक है। फिर भी वो विंग के साथ बिल्कुल घुल मिल कर रहते हैं, जैसे कि वो उनके अपने ही हों। वांगजी को ये बात काफ़ी अच्छी लगती है कि यान ली और जियांग चैंग भेदभाव नहीं करते। वांगजी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। उसने जियांग चैंग और यान ली से कहा, मैं तुम दोनों को शादी में ज़रूर इनवाइट करूँगा। ये सुनकर जियांग चैंग और यान ली हंसते हुए कहा, तुम इनवाइट करो या ना करो, हम ज़रूर आएंगे, है ना विंग? विंग ने कहा, हाँ हाँ हाँ। तभी वांगजी ने कहा, हाँ तुम तो ज़रूर आओगे क्योंकि हमारे दोस्त जो हो। जियांग चैंग और यान ली ने कहा, अगर हम नहीं आए तो शादी ही नहीं होगी। क्यों विंग, तुम शादी करोगे हमारे बिना? हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं ना। विंग ने कहा, नहीं करूँगा यार, तुम्हारे बिना शादी मैं इसका भी सोच भी नहीं सकता। वांगजी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ चलो चलते हैं विंग, आज मैं डैड से तुम्हारे बारे में बात करूँगा।
विंग ने कहा ठीक है, तो हम सब लोग आज बाहर डिनर करें। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा और ट्रीट मेरी तरफ से। विंग ने कहा ठीक है चलो। ये बोलकर वो लोग चले गए। वेंचाओ ने कहा क्या आज वांग जी मिस्टर लान से बात करेगा शादी के बारे में? नहीं, हरगिज़ नहीं, उससे पहले ही मैं बात कर लेता हूँ। ये बोलकर वेंचाओ चला गया। सीन कट होता है। मिस्टर लान ने कहा क्या कहा तुमने? तुम सच कह रहे हो? वेंचाओ ने कहा हाँ, उसने आपकी और अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। आपको पता है वो कितना गरीब है, उसके पास एक बन खरीदने के तक भी पैसे नहीं हैं। वो वांग जी के साथ कैसे रहेगा? और अगर आप उसकी जो घर है अगर आपने देखा ना तो आप कहोगे, आपको उल्टी आ जाएगी। वांग जी इस आलीशान विला में रहता है, इतना बड़ा घर है उसका, और वो एक बस फूटी चर है। उसके पास कुछ भी नहीं है, 40 कौड़ी तक नहीं है। आपको पता है, सिर्फ कुछ अपने दोस्तों की वजह से रौब चढ़ता रहता है। उसके पास तो कुछ भी नहीं है। हकीकत में वो एक नंबर का लूज़र और गरीब है। और पता है वो एग्ज़ाम में भी चीटिंग करके आगे आया है। ये सुनकर मिस्टर लान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उसने कहा क्या उसकी इतनी हिम्मत? वेंचाओ ने कहा उसको बस आपकी प्रॉपर्टी पर नज़र है, क्योंकि आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी तो वांग जी के नाम पर है ना, इसीलिए शायद वो वांग जी को फंसा रहा है ताकि पूरी ज़िंदगी भर आराम व आयत से वो रह सके। मिस्टर लान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गए। उन्होंने कहा उसकी हिम्मत कैसे हुई? फिर वेंचाओ ने कहा प्लीज़ आप वांग जी से ये मत कहना कि मैंने आपसे ये सब कहा। मैं वांग जी की भले के लिए ही कर रहा था। हमेशा मैं उसकी भलाई चाहता हूँ, मैं कभी भी उसकी बुरा नहीं चाहता हूँ। मैंने उसे प्रपोज़ किया था लेकिन उसने मेरे प्रपोज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि वो फटीचर उसे मेरे बारे में उल्टा पुल्टा समझा रहा था। मुझे पता है कि वांग जी की कोई गलती नहीं है। मेरे पापा भी बहुत रिच हैं, हम भी रिचेस्ट फैमिली में से एक है, लेकिन फिर भी वांग जी मेरी तरफ दिखता भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ विंग की वजह से है। इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा चाहता हूँ कि वांग जी का भला ही हो। ये बोलकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद वांग जी घर आता है। वांग जी बहुत खुश था। वो नहा धोकर नीचे आता है और अपने डैड से कहता है कि मैं बाहर डिनर करके आया हूँ। उसके डैड अपनी रूम में थे और वो किताब पढ़ रहे थे। उसकी मॉम उसकी डैड की पैर की मालिश कर रहा था। वांग जी ने कहा डैड मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिस्टर लान ने कहा क्या बात करनी है? तुम तो सेकंड आए हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी ने कहा मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ ही शादी करूँ। मैं उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा वो कौन है? वांग जी ने कहा उसका नाम विंग है। मिस्टर लान को पता था कि वो विंग के नाम ही बोलने वाला है, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है ताकि वेंचाओ का खुलासा ना हो जाए। बेचारा वेंचाओ, वो वांग जी को कितना प्यार करता है, लेकिन वेंचाओ असल में कौन सी फैमिली से है? वैन फैमिली से। कौन सी वैन फैमिली? 5-6 वैन फैमिली हैं। कुछ फैमिली तो टॉप रिचेस्ट हैं, लेकिन कुछ फैमिली मिडिल क्लास है और कुछ फैमिली पोर है। फिर वेंचाओ कौन सी फैमिली से है? इधर जो वांग जी था वो अपनी डैड को देखते हुए कहा क्या हुआ है, आप क्या सोच रहे हो? मिस्टर लान ने कहा ठीक है तुम विंग को हमारे घर बुलाना, मैं विंग से बात करना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा डैड आप मान गए? वांग जी बहुत खुश था। मिस्टर लान ने कहा हाँ मैं मान गया, तुम विंग को हमारे घर बुलाना, ठीक है? मुझे उससे बात करनी है ना। मिस्टर लान की बात सुनकर वांग जी ने कहा ठीक है मैं विंग को बुलाने की बारे में बात करूँगा। ये बोलकर वो खुशी खुशी चला गया। जब उसने विंग को कॉल पर बताया तो विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम्हारे फादर ने हमारे लव को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या तुमने बताया है कि मैं बहुत गरीब हूँ? वांग जी ने कहा अभी नहीं बताया, बट बाद में बताऊँगा। विंग ने कहा बता देना चाहिए था, वरना वो कैसे जानेंगे कि उसका दामाद कैसा बन रहा है। सीन कट होता है। फिर इधर विंग अगले दिन सुबह लान हाउस पहुंचता है। सच में लान हाउस बहुत बड़ा है। विंग कैसे वांग जी को खुश रख सकता है? विंग जब घर के अंदर आता है तब वो पूरी तरीके से हैरान था। हर जगह पर सिर्फ एंटीक चीज़ें थी। विंग को देखकर मिस्टर लान ने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ, ऐसे घर तो तुमने कभी देखा ही नहीं होगा।
विंग मिस्टर लान को देखते हुए कहा, अब हाँ वो अंकल, मैं विंग तभी। मिस्टर लान ने कहा, हाँ हाँ पता चल रहा है कि तुम ही विंग हो, तुम्हारी ड्रेस देखकर पता चल रहा है। पता है तुम जैसे ड्रेस पहने हुए नो, वैसा ड्रेस ना हमारे घर की मेड्स और नौकर भी नहीं पहनते। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होता है, लेकिन वो चुप रहता है। उसके बाद मिस्टर लान ने कहा, बैठो। सोफे में बैठने की आदत है तुम्हें या फिर नीचे बैठोगे? विंग ने कहा, जी। मिस्टर लान ने कहा, दरअसल वांगजी घर नहीं है, वो थोड़ा बाजार गया है। उसकी मॉम ने कुछ लाने के लिए भेजा, क्योंकि हमारे घर के मेड्स बहुत बिजी हैं काम करने में, तो वांगजी को ही भेज दिया उसकी मॉम ने, क्योंकि वांगजी तुम्हारी पसंद के खाने के बारे में जानता होगा, इसीलिए वो गया है कुछ बाजार करने के लिए। और मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि तुम्हें सोफ़े के ऊपर बैठने की आदत है या फिर नीचे बैठने की आदत है? अब जो तुम्हारी मर्ज़ी, चाहो तो नीचे बैठ सकते हो। विंग बहुत घबरा गया। मैडम लान ने कहा, अब वो मजाक कर रहा है बेटा, तुम बैठ जाओ। विंग बैठ गया। मिस्टर लान ने कहा, सोफ़ा काफ़ी अच्छा है ना, काफ़ी सॉफ्ट है ना? विंग ने कहा, अब हाँ। फिर मिस्टर लान ने कहा, ऐसा ही एक सोफ़ा वांगजी के घर में है, वांगजी के रूम में है। वो हर वक्त उस सोफ़े में बैठकर मोबाइल देखता है, या फिर अपनी लैपटॉप चलाता है, या फिर कॉफ़ी पीता है, या फिर कुछ गपशप करता है किसी के साथ, या फिर किताब पढ़ता है। उसे ऐसे ही नरम सोफ़े के ऊपर बैठने की आदत है। क्या तुम्हें इस ऐसे नरम सोफ़े के ऊपर बैठने की आदत है? विंग घबरा गया। विंग बस मिस्टर लान को देख रहा था। मिस्टर लान ने कहा, उम्मीद है कि तुम समझ रहे हो कि मैं कह रहा हूँ। उसके रूम में एक बेड है जो मैंने ख़ास करके उसके लिए बनाया है। वो काफ़ी अच्छा है और बहुत आरामदायक है, और उसकी कीमत 10 लाख है। ये सुनकर विंग चुप हो गया। मैडम लान कॉफ़ी लेकर आती हैं। मिस्टर लान ने कहा, तुम्हें एक बात बताओ, वांगजी को भी कॉफ़ी पीना पसंद है, और जो वांगजी कॉफ़ी पीता है उसकी कीमत पता है तुम्हें? सिर्फ एक पाउच, छोटा सा एक पाउच है, उसकी कीमत ही 4 लाख है। ये सुनकर विंग और ज़्यादा घबरा गया। और पता है जो कप में वो कॉफ़ी पीता है उसकी कीमत 18 लाख है। वांगजी हमारा इकलौता बेटा है, हम उसको बहुत संभाल कर बड़े किए हैं। वो बहुत हमारा सिर का ताज है, वो बहुत आराम से इस घर में पला बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। और पता है वांगजी हमेशा डिज़ाइनिंग कपड़ों को यूज़ करता है, वो ब्रांडेड कपड़े यूज़ करता है। वो कभी भी कम दामों सस्ते वाले कपड़े, उसने विंग के कपड़ों को देखते हुए कहा, उसे इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होता है। विंग ने कहा, क्या आप मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है, फिर कुछ और? मिस्टर लान ने कहा, हाँ कुछ और भी। मैंने सुना कि वांगजी तुमसे प्यार करता है। हाँ, वांगजी ना समझ है, उसे कुछ समझ ही नहीं है। वो गरीब और अमीर में अंतर नहीं समझता। देखा जाए तो वांगजी काफ़ी लापरवाह है, उसको अपनी भविष्य के बारे में चिंता नहीं है, वो बस बहकावे में आ गया है। विंग ने कहा, बहकावे में? मिस्टर लान ने कहा, उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे मैं वांगजी को तुम्हारे हाल पर छोड़ दूँ? विंग ने कहा, हाल ही में मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया है, अब मुझे एक जॉब मिल जाएगा। मिस्टर लान ने कहा, अब तुम्हें एक जॉब मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला है। तुमने सुना ना कि वांगजी कितने लाखों पैसे उड़ाता है और कितने लाखों खर्चे करता है, और कितने लाखों हम उसके लिए बनाते हैं और उसके अकाउंट में डालते हैं। और ये भी सुना ना कि वो कितने लाखों कीमती के चीज़ों को यूज़ करता है। क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? विंग बिल्कुल चुप रहता है। मिस्टर लान ने अपनी एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को उठाते हुए कहा, देखा जाए तो तुम हमसे बहुत गरीब हो, और तुम वांगजी का ख्याल जैसा मैं रखता हूँ वैसे तुम नहीं रख सकते। विंग अपने सिर को झुका लेता है। विंग इतने टाइम तक बैठा हुआ है, लेकिन मैडम लान ने अभी तक विंग को एक कप कॉफ़ी तक नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद मैडम लान कॉफ़ी लेकर आई थी और विंग को दिया। विंग ने कहा, नहीं मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी है। मिस्टर लान ने कहा, ले जाओ, इसके लिए चाय लेकर आओ। कॉफ़ी पीने की इसको आदत नहीं होगा, वो भी इतनी कीमती कॉफ़ी। विंग चुप रहता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, क्या पैसा ही सब कुछ है?
मिस्टर लान ने कहा, ऑफ कोर्स पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो तुम्हें प्यार मिल सकता है, अगर पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। वांग जी हमेशा मर्सिडीज कार में घूमता है, वो हमेशा एसी वाली कार पे घूमता है, वो बस और ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता है। क्या तुम मुझे ये प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम कभी भी उसे बस और ट्रेन में ट्रैवल नहीं करवाओगे? वेग ने कहा, बस हो गया। मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों बुला कर लेकर आए हो, ताकि आप मुझे नीचे दिखा सको और ये कह सको कि मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मिस्टर लान ने कहा, हाँ जाओ, और वैसे भी तुम्हारे शादी में वांग जी से नहीं करवाने वाला। ये लो, यहाँ पर पूरे 50 लाख रुपए हैं, इसे लो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और याद रखना, कभी भी वांग जी के सामने भी मत आना। वेंग ने कहा, ठीक है, मैं कभी भी वांग जी के सामने नहीं आऊँगा, बट मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ये बोलकर वेंग चला गया वहाँ से। मिस्टर लान ने हंसते हुए कहा, देखा तुमने कैसे भगा दिया वांग जी की लाइफ से। मैडम लान ने कहा, ये आपने गलत भी तो किया ना, वांग जी उससे प्यार करता है। मिस्टर लान ने कहा, तुम चुप रहो, तुम जानते भी क्या हो, पराया प्यार व्यार, ये पैसे वैसे चक्कर में ना मुझे लगता है कि वांग जी के साथ वेंचाओ की शादी बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं वेंचाओ से बात करता हूँ और उसकी फादर से भी, उसके बाद मैं उसकी शादी की पक्की कर दूँगा। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, लेकिन वांग जी वेंचाओ को पसंद नहीं करता है। इधर मिस्टर लान ने कहा, तुम चिंता मत करो, शादी के बाद वो उसे पसंद करने लग जाएगा। फिर इधर जब वांग जी घर आता है तब उसने कहा, वेंग कहाँ है? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, वो तुम्हारे पापा। तभी मिस्टर लान ने कहा, वो दरअसल वेंग चला गया है, वो बहुत बदतमीज़ था, उसने हमसे रूडली बात किया और चला गया यहाँ से। और पता है उसने ये भी कहा कि उसे तुम्हारे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे सामने भी कभी नहीं आएगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वेंग कभी ऐसा नहीं कह सकता है, आपने क्या किया? तभी मेरा मिस्टर लान ने उसे एक वीडियो दिखाया जहाँ पर वेंग जा रहा था। उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ वांग जी की लाइफ से और मैं उसके सामने कभी नहीं आऊँगा और मुझे किसी पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने कहा, ऐसा क्या बात हुआ था? मिस्टर लान ने कहा, मैंने बस उसे पैसे ऑफ़र किया, मैंने कहा कि हमारी कंपनी में जॉब करो और पैसे कुछ ले लो और अपने घर खरीद लो ताकि वांग जी खुश रहे तुम्हारे साथ। लेकिन वेंग ने नखरे दिखाते हुए कहा, उसे पैसे नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारे साथ रहना है, और वो चला गया। वांग जी रोते हुए अपने रूम में चला गया। वो बहुत रो रहा था, उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। जब मैडम लान ने उससे बात करने की कोशिश किया तो वांग जी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैडम लान ने मिस्टर लान को समझाया कि आप प्लीज़ बोल दीजिए कि ये झूठ है, वांग जी पूरे दिन रो रहा है, उसने कुछ भी नहीं खाया कल से, वो इतना रो रहा है, प्लीज़। मिस्टर लान ने कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ दिन में वो वेंग को भूल जाएगा। इधर वांग जी जब वेंग के नंबर को देखता है, जब वो उस नंबर पर डायल करता है तब वहाँ पर ये साउंड आ रहा था कि ये नंबर सही नहीं है, ऐसा कोई नंबर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वांग जी ने अपने फ़ोन को फेंक दिया, वो फ़ोन टूट गया। इधर वेंचाओ के साथ उसकी शादी फिक्स्ड होने वाली थी। वेंचाओ ने कहा, हाँ, मैं अपनी फादर से बात करता हूँ। इधर मिस्टर लान वांग जी के पास आ गए। उन्होंने कहा, वेंचाओ के साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया गया है। वांग जी ने कहा, मुझे उसके साथ शादी नहीं करना है, आपको पता है वो कौन है? फिर ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, उसने तुम्हारी जान बचाई थी, समझी, इसीलिए उसके साथ ही तुम्हारी शादी होगी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, उसने मेरी जान नहीं बचाई थी, वेंग ने बचाया था, ये सब झूठ है, उसने झूठ कहा था। बट मिस्टर लान को वांग जी के ऊपर यकीन नहीं होता है। उसने कहा, वो वेंग, उसके पास कुछ भी नहीं है और ना ही उसके माँ बाप है, वो अनाथ बच्चा है। मैं तुम्हारे को उसकी जैसे इंसान के हाथ में नहीं छोड़ सकता हूँ, समझी, मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं उससे ही प्यार करता हूँ और उसी के साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, आई एम सॉरी, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकता। ये बोलकर वो चला गया और वेंचाओ के साथ ही तुम्हारी शादी फिक्स्ड है। इधर वेंचाओ एक नकली बाप और नकली मॉम बनाकर लेकर आता है घर में। असल में वेंचाओ का भी ना कोई माँ बाप नहीं है, वो बस दूसरे के पैसे छाप कर पढ़ाई करता है और वो बहुत पुअर है। मतलब उसका असली माँ बाप है लेकिन गांव में है, मतलब शहर में नहीं है, ठीक है। और वो यहाँ पर ना लोगों के से पैसे छाप कर अपनी मतलब काम चलाता है। इधर मिस्टर वैन और मिसेस वैन के साथ बात करने के बाद वो लोग शादी फिक्स्ड करने जा रहे थे। इधर
वैन झाओ ने कहा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं वांग जी को बिल्कुल ध्यान से रखूँगा। वो लोग मर्सिडीज कार में आए थे और वो भी दूसरे के पास से एक बार भाड़े में लेकर कुछ पैसे देकर, और वो उसका दोस्त भी था इसीलिए वो उसके पास से लेकर आया था। और मिस्टर लान को लगा ये लोग बहुत अमीर हैं क्योंकि मर्सिडीज कार में जो आया है। इधर जो मिस्टर लान थे वो शादी फिक्स करने वाले थे, तो वैन झाओ ने कहा क्यों ना आप एक बार वांग जी से बात कर लीजिए। मिस्टर वैन ने कहा हाँ हाँ सही कहा आपने। मिस्टर लान ने कहा कोई बात नहीं, अगले महीने तुम्हारी शादी है, ठीक है, वांग जी से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैन झाओ बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो अपने पेरेंट्स को लेकर चला भी गया, नकली पेरेंट्स को। वांग जी बहुत रो रहा था डिनर टेबल पर जब वो खाना खा रहा था तब वो नहीं आया। मैडम लान उसके पास आ गई। उसने कहा तुम विंग को गलत मत समझो, दरअसल बात ऐसी है कि फिर मैडम लान ने सारी सच्चाई बता दिया वांग जी को। वांग जी रोते हुए कहा मैं विंग से मिलने जाऊंगा, मुझे विंग से मिलना है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा ठीक है, तुम जाओ उससे मिलने के लिए। इधर विंग से मिलने के लिए वो अगली सुबह निकल गया। जब वो उसके घर में पहुंचा तब एक बुढ़िया ने कहा यहाँ पर जो लड़का रहता था वो तो कब का चला गया है। हाँ हाँ वो चला गया है, अब वो यहाँ पर नहीं रहता। एक कार आए थे उसे लेने के लिए और फिर वो चला गया, लगता है उसे कहीं नौकरी मिल गई है। वांग जी उदास हो गया और फिर वो घर लौट गया। जब वो घर आ रहा था रास्ते में उसे सिर्फ विंग की बातें याद आ रही थी। इधर मिस्टर लान के पास एक कॉल आता है। ये कॉल रिसीव होने की बात है उसके हाथ कांप रहे थे। खुद देश के प्रेसिडेंट ने उसे कॉल किया था और उसने कहा प्रेसिडेंट आपने कॉल किया है मुझे। उसने कहा हाँ, ये सिर्फ मेरे बेटे की वजह से मैंने किया, मेरा बेटा विभूषण। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा विभूषण, हाँ मैंने उसका नाम सुना है, आपका बेटा वो काफ़ी अच्छा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे एक बार मिलूँ। वो तो कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता। मैंने सुना है कि वो फॉरेन में था, लेकिन 2 साल पहले ही वो वापस आया है और हमारे इसी किसी कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन छुपकर, कोई जानता ही नहीं है। अब क्या बात है। फिर वही चांग से ने कहा जो देश का प्रेसिडेंट था। उसने कहा देखो, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से प्यार करता है और वो चाहता है तुम्हारे बेटे के साथ उसकी शादी हो जाए। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है। ये सुनकर उसने कहा देश का नंबर 1 रिचेस्ट मैन, वर्ल्ड का नंबर 1 रिचेस्ट मैन, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उसके बाद पूरी जंग एंड वी कॉरपोरेशन उनकी है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। कौन नहीं जानता उन्हें। चाइना से लेकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद यूरोप, अमेरिका, दुबई ऐसे स्टेट पर भी ये लोग राज करते हैं। अगर इनके साथ मेरी संबंध बन जाए तो फिर वो गॉड, मेरी तो निकल पड़ी मेरी छोटी सी कंपनी। मतलब इनके पास मेरी कंपनी बहुत छोटी है, चींटी बराबर है। अगर मैं इनके पास से, वाओ, वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट मैन, मैं तो सिर्फ देश का रिचेस्ट मैन हूँ, लेकिन ये तो वर्ल्ड के हैं। अगर इनके साथ मेरी संबंध जुड़ गई तो फिर उसी वक्त वांग जी घर आता है। मिस्टर लान ने कहा ठीक है, हाँ हम ज़रूर। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, पापा उन्हें कहिए हमारे घर आने के लिए। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा यह आवाज़ कुछ जाने पहचाने से लग रही है। चिंग हंग जुन, मेरा बेटा कह रहा है कि तुम हमारे घर आओगे और हाँ वांग जी को लेकर आना, ठीक है। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा ठीक है। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। तुरंत उसने वैन झाओ को कॉल किया। उसने कहा तुम्हारे साथ मेरी बेटी की शादी कैंसिल। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। गाइस, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, विंग अपना शॉर्ट नेम यूज़ कर रहा था, ठीक है, और उसके लिए बहुत इजी था क्योंकि उसका फादर इस देश का प्रेसिडेंट है। और तो और विभूषण नाम उसका ही है, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। वो वी फैमिली से है, सब लोग जानते हैं, लेकिन विभूषण मतलब वी फैमिली तो कहीं ज़्यादा है चाइना में, कौन से वी फैमिली से है उसे कैसे पता। इधर मिस्टर लान ने कहा वांग जी तुम्हें पता है। वांग जी ने कहा मुझे खुद जानने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो चला गया। मिस्टर लान ने कहा इससे क्या हो गया। मैडम लान ने कहा क्या हुआ है। मिस्टर लान ने कहा तुम्हें पता है किसका कॉल आया था।
प्रेसिडेंट वी चांगसे का उसने कहा कि उसका इकलौता बेटे के साथ मेरे इकलौते बेटे की सगाई करवाने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम लोग कल जा रहे हैं, ठीक है। और पूरा दिन उनके घर में इनवाइट हैं हम। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम उनके घर में जाएंगे। चलो कुछ ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। सीन कट होता है। वांगजी ने कहा मुझे नहीं जाना है। मैडम लान ने कहा प्लीज़ एक बार चलो, तुम्हारे दिल को भी अच्छा लगेगा। उसने कहा मैंने कहा ना, मुझे विंग के अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करना है। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। वो वांगजी को ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे। जब वो लोग गाड़ी से जा रहे थे तब मैडम लान और मिस्टर लान काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जब वो लोग एक बहुत बड़े गेट के अंदर से एंट्री करते हैं तब वहाँ से कुछ गार्ड्स आकर उन्हें पिक करते हैं और उन्होंने कहा घर के अंदर आने के लिए। फिर उसने कहा देखा कितनी सिक्योरिटी है, इतना बड़ा मेंशन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने सुना है जियांग फेंगमियान और वी चांग से साथ में ही रहते हैं, चलो चलते हैं। जब वो लोग घर के अंदर आते हैं तब घर पूरा चमचमाता हुआ और हर एक जगह पर एंटीक चीज़ थी। इतनी महंगी एंटीक चीज़ मिस्टर लान कभी नहीं देखे। उन्होंने कहा हो गॉड, तुम्हें पता है ये सारी की सारी एंटीक चीज़ें मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन में बिके हैं। ये सुनकर मैडम लान ने कहा क्या? उसने कहा हाँ, मैं वहाँ पर था जब इसकी बोली लगाई जा रही थी और मिस्टर वी चांगसे ने ये सब कुछ जीता है और जियांग फेंगमियान ने भी। तभी जियांग फेंगमियान उनकी स्वागत करते हैं और वी चांगसे ने भी स्वागत करते हुए कहा बैठ जाइए। वो सब लोग बैठ गए। इधर मिस्टर लान को एहसास होता है कि ये सोफ़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि उसको लग ही नहीं रहा है कि वो सोफ़े की ऊपर बैठा हुआ है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने एक ऐसी चीज़ पर बैठा हुआ है जो बहुत नरम और आरामदायक हो। वो चुपचाप बैठा हुआ था। मेड्स आकर उन्हें खाना सर्व करती हैं। वो पूरी तरीके से एंटीक खाने थे, सॉरी एंटीक नहीं यूनिक खाने थे। मतलब यूनिक खाना, मतलब ऐसा खाना उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। उन्होंने कहा गॉड इतना सुंदर मैंने तो कभी नहीं देखा। वागजी ने कहा पापा ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, ये लोग क्या समझेंगे। फिर तभी जियांग चैंग यानली बाहर आता है। उन्होंने कहा हे वांगजी ने कहा और तुम लोग यहाँ पर? जियांग चैंग ने कहा क्या मतलब है, हम तो जियांग फेंगमियान के इकलौते बेटे और इकलौते बेटी हैं। ये सुनकर उन्होंने कहा हाँ सही कहा तुमने वांगजी, हम बहुत खुश हैं कि तुम फाइनली हमारे घर आ रहे हो, हमारा ब्रदर इन लॉ बनने वाले हो। वांगजी ने कहा क्या तुम्हारे घर आया हूँ? फिर मैडम वी आती है और मैडम यू और मैडम वी मुस्कुराते हुए कहा वांगजी ये लो। उन्होंने एक जेट बैंगल को बाहर निकाला और वांगजी को पहनाते हुए कहा आज से तुम्हारा है क्योंकि तुम हमारे घर में आ रहे हो ना और हमारा सन इन लॉ बनने वाले हो, इसीलिए हम दोनों सासू माँ की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। मिस्टर लान ने देखते हुए कहा छोटा सा गिफ्ट, ये कम से कम 10 मिलियन का होगा। वांगजी ने कहा पापा आप हमेशा चीज़ों को दाम से क्यों जज करते हो, इसकी कीमत से जज करने की आप ना ये नंबर के घटे इंसान हो। मिस्टर लान ने कहा तुम तो बहुत अमीर फैमिली में आ गए, अपने पापा को भी थोड़ा थोड़ा पैसा दे देना। वांगजी ने कहा जस्ट शट अप। तभी मिस्टर लान ने कहा विभूषण को बुलाया ना, हमें विभूषण से भी तो मिलना है। अभी देखो मेरा दामाद कितना हैंडसम है। फिर ये सुनकर मैडम यू ने कहा जाकर अपने भाई विंग को लेकर आओ। ये सुनकर वांगजी ने कहा क्या विंग? मिस्टर लान कहा विंग? मैडम लान ने कहा विंग? फिर मैडम यू और बाकी सब लोगों ने कहा क्या आप विंग को जानते हो? विंग ने कहा कि उसे वांगजी पसंद है। इधर उसे कहा कि क्या इत्तेफाक है, वांगजी जिससे प्यार करता था उसका नाम तो विंग है, क्या विभूषण का भी नाम विंग है? फिर मिस्टर वी ने कहा नहीं उसका नाम विभूषण है, हम प्यार से उसे विंग बुलाते हैं और तो याली उसे आशन बुलाती है प्यार से। याली ने कहा हाँ आशन, जाकर आशन को लेकर आओ। तभी विंग ने कहा मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। ये बोलकर वो नीचे आने लगा। जब सब लोगों ने सीढ़ी के पास देखा तब वांगजी के हाथ खुल गए। वो खड़ा होते हुए कहा विंग
पूरे सूट बूट में था। उसे देखकर पहचान नहीं पा रही कि वीइंग वही वीइंग है। वीइंग आगे आते हुए कहा, नमस्ते ससुर जी। सासू माँ प्रणाम। ये सुनकर मैडम लान मिस्टर लान दोनों ही खड़े हो गए। उसने कहा, यही वीइंग है। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, तुमने पहले नहीं बताया कि वीइंग इतना अमीर घर से है? जो वेंचाओ ने मुझसे झूठ कहा था। उसने वीइंग को देखते हुए कहा, अब तो ये शादी कैंसिल समझो, जो मैंने उसकी इंसल्ट की थी। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, डैड आपने जो वीइंग के साथ किया है ना, फिर भी वीइंग हमें यहाँ पर बुलाया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वीइंग बैठ गया। वीइंग ने कहा, क्या आप लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे? आई एम सॉरी, दरअसल मैं कपड़े पहन रहा था, अभी भी नहा कर आया हो ना। फिर इधर वीइंग ने कहा, आप क्या आप ये कोट देख रहे हो? ये कोट गुच्ची के हैं। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा कि किसके हैं? गुच्ची के? तुम गुच्ची का प्रोडक्ट यूज़ करते हो? वीइंग ने कहा, हाँ मैं बनियन अरे अंडरवेयर भी गुच्ची का यूज़ करता हूँ। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, क्या बनियन और अंडरवेयर भी गुच्ची के होते हैं क्या? फिर वीइंग ने कहा, मैं खास बनवाता हूँ। ये सुनकर उसने कहा, क्या कहा? फिर इधर वीइंग ने कहा, आपको पता है ये ड्रेस किसने मेरे लिए बनाया है? ये बोलकर वीइंग ने अपने पैर को उठा लिया। फिर मिस्टर वी ने कहा कि तुम कैसे बिहेव करो? वीइंग ने कहा, बस देखिए ना कि मैं इसका घमंड कैसे तोड़ता हूँ। मिस्टर वी ने कहा, वीइंग बिहेव योरसेल्फ। वीइंग ने कहा, मेरा डिज़ाइन मेरे सारे कपड़ों की डिज़ाइन मसूद डिज़ाइनर मोशवानी खुद करता है। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, क्या कहा? मसूद डिज़ाइनर, जिसे हायर करना ही बहुत मुश्किल है, उसकी डिज़ाइन तो मिलियन बिलियन में बिकते हैं। वीइंग ने कहा, ठीक कहा आपने, वही मेरे कपड़ों की डिज़ाइन करते हैं और वो मेरे लिए बहुत ख़ास डिज़ाइनर है। और मेरे लिए ऐसे नहीं, अब से शादी के बाद वांग जी के लिए भी जितने सारे कपड़े बनेंगे उनकी वाइफ ही बनाएंगी और वो दोनों मिलकर बनाते हैं। ये सुनकर उन्होंने कहा, गॉड मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वीइंग ने कहा, क्यों आपको यकीन नहीं हो रहा है? ये घड़ी देखिए, ये घड़ी आपको याद है? उसने कहा, ये तो एंटीक पीस है, ये तो बोली में बिक रहा था, 5 लाख मिलियन डॉलर। ये सुनकर वीइंग ने कहा, हाँ, और ये खास मेरे डैड ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया है। ये सुनकर मिस्टर वी ने कहा, वीइंग ये सब बताना ज़रूरी है क्या? वीइंग ने कहा, हाँ ज़रूरी है। जिस सोफ़े के ऊपर आप बैठे हुए ना, वो ख़ास करके लंदन से आया है। इसकी कीमत लगभग 10 मिलियन है। ये सुनकर उसकी हवा टाइट हो गई। उसने कहा, 10 मिलियन? ये सोफ़े की कीमत मेरा 10 लाख भी नहीं होगा। वीइंग ने कहा, और मैं जिस रूम में रहता हूँ ना, आप उस रूम में फुटबॉल खेल सकते हो। मेरा रूम में एक स्विमिंग पूल भी है। उसने कहा, रूम के अंदर स्विमिंग पूल? वीइंग ने कहा, हाँ, जहाँ पर वांग जी आराम से नहा सकता है। वांग जी ने कहा, क्या वीइंग तुम इतने अमीर हो? वीइंग ने कहा, और आपको पता है मेरे रूम की हर एक फर्नीचर मिलियन से भी ऊपर है। और मैं जो ख़ास करके जो बेड यूज़ करता हूँ ना, मैं ख़ास करके उससे इटली से मंगाया हूँ और उसकी कीमत 20 मिलियन डॉलर है। ये सुनकर उसने कहा, 20 मिलियन डॉलर? क्या तुम यूएस डॉलर की बात कर रहे हो? वीइंग ने कहा, हाँ। ये सुनकर मिस्टर लान के पसीने छूटने लगे। वीइंग ने कहा, यहाँ पर तो एसी है, फिर आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? ये लीजिए कॉफ़ी पिए, कॉफ़ी आ गया है। ये सारे जो खाना आप देख रहे हो ना, ये सब बाहर से है। ये इटली का है, ये फ्रांस का है, ये चाइना का है और ये कोरिया का है। ये इंडियन फूड है और ये पाकिस्तानी है। ये खास दुबई के शेफ ने प्रिपेयर किया है। ये सुनकर उन्होंने कहा कि क्या? वो लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए। वीइंग ने कहा, मेरे पास यहाँ पर अलग अलग शेफ भी हैं, जो लोग फ्रांस, इटली, कोरिया, जापान, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड दुबई, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी हैं। ये सुनकर उन्होंने कहा कि क्या इतने सारे सेब? वीइंग ने कहा, हाँ, बस कुछ ही तो है। मैडम लान ने कहा, कुछ ही कह रहा है? आपने तो इससे बहुत इंसल्ट किया था ना, लगता है ये उसका ही बदला ले रहा है। मिस्टर लान ने कहा, चाहे बदला ले ले, लेकिन इसकी शादी वांग जी के साथ होना ही चाहिए। मैं इसके साथ वांग जी की शादी करवाऊँगा। ये सुनकर वीइंग ने कहा, क्या बात है,
कि आप लोग कुछ फुसफुसा कर बोल रहे हो। ये लीजिए कॉफ़ी आ गई है, चलो कॉफ़ी दो, ये कॉफ़ी ट्राई कीजिए। ये खास करके फ़ॉरेन से आई है और इसकी 1 पाउच की कीमत है $5 मिलियन। उसकी कॉफ़ी उसके माउथ से बाहर आ गया। उसने कहा $5 मिलियन की कॉफ़ी तुम सब पीते हो? वेग ने कहा नहीं, हम हर वक्त ही नहीं पीते हैं। दरअसल बात ऐसे कि हम जो कॉफ़ी पीते हैं वो आज नहीं मिल पाया, इसीलिए हम आपको ये सस्ती वाली खिला रहे हैं। दरअसल हम तो 18 मिलियन पर पाउच कॉफ़ी पीते हैं। ये सुनकर उन्होंने कहा कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम इतने अमीर हो? वेग ने कहा ऑफ कोर्स। कोई शक? ये बोलकर उसने उनके तरफ देखा। फिर उन्होंने कहा आपने क्या कहा था कि मेरे पास कार नहीं है? आई एम सॉरी, मेरे पास रोल्स रॉयल है, वो भी 5। एक मेरे पापा के, एक मेरे, एक मेरे अंकल की, एक मेरी भाई की और एक मेरी मॉम और मेरी आंटी की। और मेरी बहन के पास कुछ अलग सी मर्सिडीज कार है क्योंकि उसे रोल्स रॉयस में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। उसके पास 2 फॉर्च्यूनर कार है। क्या आपको चाहिए? ये सुनकर उसे कहा कि क्या इतनी महंगी महंगी गाड़ी, 5 आपके घर में? ये सुनकर वेग ने कहा यस। क्यों, आपका बेटा खुश नहीं रहेगा कैसे? क्या या फिर आप इससे भी अमीर हो? वी चांगसन ने कहा वेंग बस करो, ये सब क्या हो रहा है? बिहेव योरसेल्फ। वेंग ने कहा मैं बिहेव करता, लेकिन फिर जियांग चंग ने कहा पता है अंकल इन्होंने क्या किया? हम हेडफोन के थ्रू सब कुछ सुन रहे थे। मुझे लगा शायद वो विंग को वहाँ पर बुलाया शादी फिक्स करने के लिए, लेकिन उन्होंने विंग की ऐसे इंसल्ट किया आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये सुनकर मिस्टर लान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जियांग चंग ने कहा उन्होंने विंग की बहुत इंसल्ट किया, पैसों को लेकर, गाड़ी को लेकर और घर को लेकर। आपको पता है ये विला कितने करोड़ की है? आपको पता भी नहीं है कितने बिलियन की है। और विंग, आप विंग की बात कर रहे हो? कपड़े के बारे में? विंग एक कपड़ा एक दिन पहनता है और दूसरे दिन उसे नहीं पहनता है। आपको पता है वो जो पुराना अलमारी है वहाँ पर स्टोर रूम में ऐसे कई सारे अलमारी हैं जहाँ पर सिर्फ हमारे कपड़े हैं जो हमने एक दिन पहन कर ही रख दिए हैं। और वो आपको पता है हमारे मेड्स भी उन कपड़ों को संभाल कर रखती है और उनके बच्चों को भी देती हैं। हम इसमें कोई कसूर नहीं कहते हैं। और हम इतने अमीर हैं लेकिन फिर भी हम दिखावा नहीं करते हैं और ना ही किसी को इंसल्ट करते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा आपने जो विंग को इंसल्ट किया था ना, ये आपके लिए बिल्कुल काबिल है। मिस्टर लान को एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा गलती किया है। वो घुटना टेक दिया। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग ने कहा खड़े हो जाइए अंकल, मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहता था लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे फोर्स किया। जियांग चंग ने कहा हाँ मैंने विंग को फोर्स किया। यानी ने कहा मैंने विंग को कसम दिया कि अगर वो आपको ऐसा नहीं कहेगा तो मैं ऐसा कभी बात नहीं करूँगा, इसीलिए विंग ने ऐसा कुछ कहा, नहीं तो विंग ऐसा नहीं है। विंग बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। मिस्टर लान ने कहा तुम अगर इतने अमीर हो तो गरीब बन के क्यों घूम रहे थे? विंग ने कहा दरअसल मैंने वांग जी को उस दिन देखा था जिस दिन वांग जी हॉस्पिटल में था। मेरी हाथ कट गई थी। वो कुछ बच्चों को लेकर आया था जिनकी सिर पर चोट थी। वो उन्हें मदद करता है, पैसे देता है, खाना भी खिलाता है। उस दिन मैं वांग जी पर मोहित हो गया और फिर मैं ये सोच रहा था कि मैं उसी कॉलेज में एडमिशन लूँगा जहाँ पर वांग जी हैं। मैंने वांग जी के सारे बायोडाटा को बाहर निकाला और फिर उसके हिसाब से बन गया। और फिर मैं वांग जी के पीछे घूमता रहा। फिर वांग जी ने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझसे प्यार किया। मुझे पता भी नहीं था कि वांग जी मुझे एक्सेप्ट करेगा और प्यार करेगा। वांग जी आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं गरीब इसलिए बना ताकि मैं देखना चाह रहा था कि मैं गरीब होने की बावजूद भी मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। वांग जी ने कहा मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम गरीब हो या फिर अमीर हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग। मैं तुम्हारे उस छोटे से घर में रहने के लिए तैयार था। विंग ने कहा इसीलिए मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर शादी की बात रखता हूँ। उसने अपनी एक घुटने को टेका, नील डाउन होते हुए कहा ये तुम्हारे लिए। उसने अपनी पॉकेट से एक रिंग को बाहर निकाला। उसने कहा क्या ये? वांग जी ने कहा ये तो ब्लू हेवन है, दुनिया में सिर्फ ऐसे रिंग 2 ही है। विंग ने कहा हाँ, और ये तुम्हारे लिए और दूसरा ये मेरे लिए।
क्या तुम मुझे नहीं पहनाओगे? वांग जी ने कहा हाँ ज़रूर। उसने विंग को पहना दिया और विंग ने उसको पहना दिया। उन दोनों की एंगेजमेंट कंप्लीट हो गई और शादी का डेट भी फिक्स्ड हो गया। इधर केसी ने वेन चाओ को धोखा दिया और एक अमीर बंदे के साथ भाग गई। वेन चाओ उसकी फैमिली में जब वो वापस गया तब उसके पापा ने उसे बहुत पीटा और खेती बाड़ी में लगा दिया। उसे पनिशमेंट मिली दूसरों को हड़पने की। सबको वेन चाओ के बारे में पता चल गया था और सब लोगों ने वेन चाओ को थ्रेट दिया कि अगर उन्होंने पैसे वापस नहीं किया, उनके पैसे वापस नहीं किया तो फिर वो वेन चाओ को मार डालेंगे। इसीलिए वेन चाओ गाँव वापस आ गया डर के मारे, और यहाँ पर आकर उल्टा उसके ऊपर ही सब कुछ भारी पड़ गया। उसकी डैड ने उसे खेती बाड़ी पर लगा दिया और उसे बहुत पीटा। विंग के साथ वांग जी की शादी कंप्लीट हो गई और मिस्टर लान को भी सबक मिल गया। मिस्टर लान विंग से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। शादी के दिन वो लोग अपनी दुल्हन को दुल्हन नहीं, ब्राइड और ग्रूम को लेकर आ रहे थे। इधर जब वो लोग घर वापस आते हैं तो वांग जी विंग के रूम को देखते हैं। सच में वो कितना बड़ा रूम था। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी था और वो बेड बहुत आलीशान था। वांग जी के 2 बेड के समान वो एक बेड था। विंग अंदर आते हुए कहा क्या घूर रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा इतनी एंटीक चीज़ें, तुम बहुत पैसे उड़ाते हो क्या? विंग ने कहा नहीं, ये सब पापा और अंकल की है। दरअसल उन्हें पैसे उड़ाने की बहुत शौक़ है, वो भी एंटीक चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव है, इसीलिए वो जहाँ भी एंटीक चीज़ देखता है वो खरीद लेता है। हमारे घर में रखने का जगह भी नहीं है तो कुछ चीज़ें हमने स्टोर रूम पर रख दिया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या इतनी महंगी महंगी एंटीक चीज़ें तुम स्टोर रूम पर रखते हो? ये सुनकर विंग ने कहा अगर तुम्हें चाहिए तो तुम अपने डैड को दे सकते हो कुछ एंटीक चीज़ें, क्योंकि उन्हें पसंद है। वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है। विंग ने कंधों को पकड़ते हुए कहा गुस्सा मत करो, आज हमारी रात है, चलो उसे स्पॉइल नहीं करते हैं। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा ठीक है विंग। विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया स्मूथली, उसकी कमर को पकड़ते हुए अपने करीब कर लिया। उसकी जो हल्के फुल्के से ड्रेस थे उसे उतारने लगा। वो उसके वेडिंग कोट को निकालता है और उसके शर्ट के बटन को ओपन करता है। धीरे धीरे करके वो उसकी जो स्किन था अपने दोनों हाथों से दोनों तरफ से उसके कमर को पकड़ता है और अपनी बाहों से लगा लेता है। उसका ब्रेस्ट विंग के चेस्ट के साथ टक्कर खाता है। विंग को एहसास होता है कि उसे क्या चीज़ मिल गया है। विंग अपनी कपड़े को जल्दी से खोलने लगता है। वांग जी इसमें उसका हेल्प करता है। उन दोनों की हाफ बॉडी नेकेड था। विंग बार बार उससे अपनी और करीब कर रहा था, जैसे उसका चेस्ट विंग के चेस्ट से टकरा रहा था। ये विंग को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे थे। वो उसकी बैक साइड को किस करते हुए बार बार अपने हाथों से स्क्वीज कर रहा था। वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैवी फील कर रहा था और उसके गूज़बम्प्स काफ़ी ज़्यादा उसे तंग कर रहे थे। विंग वांग जी को लेकर बेड पर गिर जाता है। वो बस उसके ट्राउज़र को एक ही झटके में निकाल देता है और अपनी ट्राउज़र को भी निकालता है। वो उसके नेक एरिया पर आकर काफ़ी ज़्यादा लीक करता है, सक करता है और बाइट करता है। वो उसे लव बाइट करता है, उसे मार्क करता है। वांग जी भी विंग को मार्क करता है। वो धीरे धीरे करके नीचे की साइड आता है जहाँ पर वो उसके निप्पल्स के साथ काफ़ी टाइम तक खेलता है, उन्हें काफ़ी टाइम तक सक करता है और कहता है सच में ये बहुत स्वीट है, हमारे बेबी आएगा ना तब वो इसे काफ़ी ज़्यादा सक करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये बोलकर वो उसके दोनों ब्रेस्ट को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से स्क्वीज करने लगता है अपनी हाथों से। उसकी जब तक मन करे तब तक वो स्क्वीज करता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके वांग जी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए अराउज्ड हो रहा था। विंग हार्ड फील कर रहा था। उसने वांग जी से कहा लांसान, मैं और वेट नहीं कर सकता। पता है तुम्हारे लिए मेरी धड़कनें बढ़ रही हैं, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। जितना भी कंट्रोल करूँ उतना कम है। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा तुम्हें कंट्रोल करने के लिए किसने कहा है विंग? उसने विंग की एब्स को देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, उन्हें टच किया। उसने विंग की गर्दन पर किस किया, बाइट किया। उसने विंग की गर्दन पर बहुत ज़्यादा लव बाइट छोड़े। विंग उसे देखते हुए कहा तुम बहुत कमज़ोर हो, अब मुझे करने दो। ये बोलकर वो उसके ऊपर आ गया। दोनों पैरों को उसने अलग किया और उसकी थाइस पर किस किया और फिर उसकी लोअर बॉडी पार्ट को अपनी टंग से लिक करना स्टार्ट किया। वांग जी ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा आउच विंग प्लीज़, थोड़ा कंफर्टेबल प्लीज़ विंग, ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विंग ने कहा क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है लांसान? ठीक है। वांग जी ने कहा नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छा लग रहा है।
प्लीज़ दूर मत जाओ, इतनी दूर आकर तुम मुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते हो। वेंग ने फिर से लिक करना स्टार्ट किया। वेंग ने कहा, सिर्फ मैं ही करूँगा, तुम कुछ भी नहीं करोगे। वांग जी तुरंत वेंग के पास आ गया और उसकी लोअर बॉडी पार्ट को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हें लिक करता हूँ। ये बोलकर उसने उसे माउथ में लिया और फिर सक करना स्टार्ट करता है। वांग जी जब ऐसा कर रहा था तो वेंग ने उसकी बालों को सहलाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो लानसान, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा फीलिंग मुझे कभी फील नहीं हुआ तुम्हारे साथ पहली बार। उसने वांग जी को फ्लिप किया, उसके ऊपर आया और दोनों पैरों को अलग करते हुए कहा, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मैं अभी इसे इंसर्ट करने वाला हूँ। वह वांग जी के अंदर तुरंत इंसर्ट हो गया और फिर मूव होने लगा। उसने कहा, आई एम सॉरी लानसान, मैं वेट नहीं कर सकता। उसने बाइट करते हुए अपने आप को बहुत रफली मूव किया। वांग जी को पेट हुआ, वो बहुत हैवीली सांसें ले रही थी, उन दोनों की बॉडी टक्कर खा रही थी, पसीने आ रहे थे। ऐसे होने के बावजूद भी उन्हें बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। उनकी बॉडी रबिंग की वजह से रेड पड़ गए थे। विंग काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट जा रहा था। वांग जी अपने लिप्स को बाइट करते हुए स्वीटली मौन करना स्टार्ट करता है। विंग की कानों के पास जब विंग के नाम से लेकर मौन करता है तब उसे और भी ज़्यादा हार्ड फील होता है और वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अपने आप को हार्डर पुश करता है। उसके बाद वो वांग जी को थोड़ा सा ऊपर करता है और फिर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, चलो अब इस पोजीशन में ट्राई करते हैं। वांग जी ने कहा, विंग। वो वांग जी को फिर से अपनी गोद में उठाकर इंटीमेट होने लगता है, फिर उसे लिटाता है और पलट देता है, फिर उसके बैक साइड को ऊपर की तरफ करता है और फिर उसके पीछे से फिर से एक और राउंड इंटीमेट होता है। फिर वो वांग जी की पीठ को नोच रहा था, उसमें बाइट कर रहा था, छोटे छोटे लव बाइट्स, छोटे छोटे किसेस कर रहा था। वो अपनी टंग से लिक कर रहा था। वांग जी की नमकीन पसीने को विंग को चाटने में अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो वांग जी को उसकी पैर से पकड़कर सीधा करता है, उसके दोनों पैरों को अपने शोल्डर के ऊपर ले लेता है और फिर जाकर उसके साथ फिर से इंटीमेट होता है। सीन कट होता है। सुबह के टाइम वांग जी जब उठता है तो उसने देखा कि विंग उठकर अपने मोबाइल को कुछ देख रहा है। वांग जी ने अपने पास देखा, उसने देखा कि वो पूरा नेकेड है। विंग भी नेकेड ही था। सुबह के 9 बज रहे थे। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, हनी तुम उठ गए। ये बोलकर वो वांग जी के पास आ गया। वांग जी ने कहा, हाँ मैं उठ गया। तो क्या तुम बीस्ट कहेंगे? विंग ने कहा, बीस्ट? क्या तुम अपने हस्बैंड को बीस्ट कह रहे हो, जिसने तुम्हें रात भर यह एहसास करवाया कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ता कैसा होता है? ये बोलकर वो वांग जी को टच करने लगता है। वो वांग जी के निप्पल को छूता है। उसने कहा, नाज़ा पता ही कितने सॉफ्ट है, मैं रात भर बस ऐसे ही दबाया हूँ। उसने कहा, विंग ने उसकी लोअर पार्ट को हटकर मतलब हाथ से लगाते हुए कहा, और ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, इसके बिना तो मेरा एक पल भी नहीं चलेगा अब। वांग जी ने कहा, विंग तुरंत उसके ऊपर आ गया। उसने कहा, चलो एक और राउंड लेते हैं। वांग जी ने कहा, नहीं दर्द से करा रहा हूँ मैं। विंग ने कहा, प्लीज़ ना लानजान। वांग जी ने विंग को अलग करने की कोशिश किया, तुरंत उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और अपने आप को फिर से इंसर्ट कर दिया और फिर उसके साथ फिर से वहीं पर ही वो इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। वांग जी ने कहा, विंग दर्द हो रहे हैं, प्लीज़ धीरे करो, कल रात तुमने बहुत तड़पाया, मेरे कमर से लेकर पैर सूज गए हैं, मुझे एहसास भी नहीं हो रहा है कि मेरे पास कुछ है। ये सुनकर उसने कहा, ओह लानजान प्लीज़, ये तो बस शुरुआत है, आगे ये देखो होता है क्या। सीन कट होता है। सुबह के 10 बज रहे थे। वांग जी अब नहाने के लिए जा रहा था क्योंकि विंग 1 घंटे तक उसके साथ इंटीमेट होता रहा। विंग ने कहा, मैं नहा लिया। वांग जी जाकर नहा लो लानजान, दर्द हो रहा है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं दर्द नहीं हो रहा, बदमाश कहीं के दर्द नहीं होगा। विंग ने कहा, ये लो, ये पेन किलर ले लो प्लीज़, आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो लेकर चला गया। विंग ने कहा, मुझे तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, मन कर रहा है फिर से एक और बार करूँ। वांग जी ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, दोबारा मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सीन कट होती है। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं। मैडम यूँ हंस रही थी, इतने टाइम बाद तुम लोग ब्रेकफास्ट करने आए, इतनी देर से क्या कर रहे थे? वांग जी काफ़ी ज़्यादा शर्मा गया। यांगली ने कहा, लगता है विंग वांग जी को ब्रेकफास्ट करने के लिए आने को नहीं दे रहा था। वांग जी ने कहा, सिजिया बिना
विंग उसे देखकर एक नोटिस स्माइल कर रहा था। दोपहर का टाइम था, अब सब लोग लंच करने वाले हैं। लंच प्रिपेयर हो रहा था। जियांग चैंग कुछ फाइल्स चेक कर रहा था क्योंकि वो अब बिज़नेस में इन्वॉल्व होने वाला है, और विंग भी, तो विंग भी चेक कर रहा था। बट उसे रात की बातें याद आ रही थी और सुबह की भी। इससे वो काफ़ी ज़्यादा टर्न ऑन हो चुका था और उसे वांग जी की ज़रूरत थी। उसने वांग जी को इशारा किया बट उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने वांग जी से कहा, हे लॉन्सन, चलो ना एक और बार वो करते हैं, मैं ना अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, जस्ट सारा विंग, तुमने सुबह से 2 बार कर लिया है, पूरी रात करते रहे, मुझे एक बार भी नहीं छोड़ा तुमने। रात को तुमने 10 बार किया है, समझे? तो मुझसे दूर रहो। वांग जी ने कहा, मुझसे दूर रहो। विंग ने कहा, प्लीज़ लॉन्सन। वांग जी ने उसे मना कर दिया। विंग सोच रहा था कि कैसे वो वांग जी को मनाए। उसने देखा कि मेड को जूस लेकर जा रही थी। उसने मेड को बुलाते हुए कहा, सुनो, ये लो $10, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। काम होने के बाद मैं तुम्हें फिर से 2 लाख रुपए दूंगा, बस मेरा एक काम कर दो। मेड ने कहा, क्या? विंग ने कहा, विश्वास नहीं हो रहा, ये लो 2 लाख रुपए का चेक। मेड ने कहा, मुझे क्या करना होगा राजकुमार विंग? विंग ने कहा, जाओ जाकर ये जूस वांग जी के ऊपर गिरा दो। उसने कहा, क्या वांग जी सर के ऊपर? मैं नहीं कर सकता, वो गुस्सा हो जाएंगे। विंग ने कहा, बस गुस्सा नहीं होगा, वो बहुत काइंड है, ठीक है, जाओ, कुछ भी नहीं होगा। 2 लाख दिया है तुम्हें, और 2 लाख दूंगा, ठीक है? ये सुनकर उसने कहा, ठीक है, 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो चला गया। उसने जानबूझकर वांग जी के ऊपर जूस गिरा दिया और दिखावा किया कि उसका पैर स्लिप हो गया। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाकर साफ़ कर लेता हूँ। मैडम यू ने कहा, तुम किचन में बहुत टाइम से हो, अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, जाकर नहा लो। बहुत तुमने तुमने बहुत काम कर लिया और बहुत पसीने से भीग गए हो, जाकर नहा लो। वांग जी ने कहा, ठीक है। विंग ने एक नोटिस स्माइल किया और फिर वो चला गया। वांग जी अपने कपड़ों को उतार चुका था और बस शावर के नीचे आ चुका था। सच में उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और नहाने का मन भी कर रहा था। दरवाज़ा अचानक से खुला, कोई अंदर आ गया। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, कौन है? तुरंत विंग ने उसे पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, समझे? जाओ यहाँ से। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझसे डर क्यों लग रहा है तुम्हें? वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम फिर से। विंग ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? ये नया नया है ना, कुछ महीने बाद ठीक हो जाएगा। वांग जी ने कहा, क्या कुछ महीने बाद ठीक होगा? हाँ, तो तुम जाओ यहाँ से, तुम दिन में कितनी बार करोगे? हाँ। विंग ने कहा, जब तक मेरा मन करेगा तब तक। ये बोलकर उसने वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया, अपने ड्रेस को खोला, अपने ट्राउज़र को खोला, वांग जी के अंडरवेयर को निकाला और फिर अपने आप को इंसर्ट किया। वांग जी को वॉल के साइड में पोस्ट किया और फिर उसके साथ वहीं पर ही खड़े होकर वो इंटीमेट हो रहा था। वांग जी को दर्द हो रहे थे बट वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। अब वो क्या ही कहे अगर उसका हस्बैंड इतना बदमाश है तो। विंग ने कहा, कुछ दिन बाद मैं ऑफिस जाने लगूंगा, तब तुम्हारे करीब नहीं आ सकता हूँ। अब इसी वक्त तुम्हारे साथ बहुत इंटीमेट होऊंगा ताकि तुम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, शट अप, मुझसे दूर रहो, तुम बहुत गंदे हो विंग, इतना गंदा कैसे हो सकते हो तुम तो पहले ऐसा नहीं थे। विंग ने कहा, देखो पहले मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था। उसने उसकी एक टांग को ऊपर की तरफ करते हुए कहा, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो ये मेरा हक है, मेरा जब मन करेगा तब करूँगा, हर वक्त करूँगा, हर वक्त मैं कुछ भी करूँगा, ठीक है, तुम कुछ नहीं कह सकते। वांग जी ने कहा, तो तुम समझते क्या हो? अगर तुम ऐसे करते रहे तो मैं मायके चला जाऊँगा। विंग और गुस्सा हो गया, उसे गोद में उठाते हुए कहा, तुम मायके नहीं जा सकते हो। सीन कट होता है। वो बिस्तर में था। विंग उसे एकदम हंग्रीली किस कर रहा था और उसके साथ इंटीमेट हुए जा रहा था। वांग जी और विंग दोनों बेड पर नेकेड थे। वांग जी ने कहा, विंग मुझे अब दर्द हो रहा है, तुम सुबह से 11 बजे से कर रहे हो, अभी तो 2 बज रहे हैं, छोड़ो विंग मुझे। विंग ने कहा, बस थोड़ी देर और। वांग जी ने कहा, थोड़ी देर और कर करके तुमने कितना टाइम बर्बाद कर दिया, प्लीज़ विंग मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहे हैं। विंग ने कहा, बस 1 घंटा। वांग जी ने कहा, 1 घंटा? अभी क्या, अभी मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे। विंग ने कहा, बस थोड़ी देर और। 2:30 बज चुके थे। विंग अब रिलीज़ होता है विंग के अंदर, अब सॉरी वांग जी के अंदर। वांग जी एक सुकून की सांस लेता है। जब वो लंच टेबल पर आ रहा था ना, वो चल नहीं पा रहा था, वो बस ऐसे ही आ रहा था, मतलब अपनी टांग को ऐसे करते करते जब वो लेग पुल कर रहा था तो उसने कहा, ओफ गॉड, इतना दर्द। मुझे पता होता कि विंग के साथ शादी करने के बाद इतना दर्द होगा तो शादी के बाद मैं और विंग एक अलग सा घर ले लेते हैं। उसके बाद मैं विंग को वहाँ पर बांध कर रखता और उसके बाद उसे बताता
विवेक ने कहा लांसान तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? वांग जी ने कहा नहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। विवेक ने कहा ठीक है तो लंच करने के बाद फिर से करेंगे। वांग जी ने कहा तुम्हारे पास सोऊंगा तभी तो करोगे ना। ये बोलकर वो बाहर आ गया और फिर लंच ख़त्म करता है। मैडम यू ने कहा देखा वांग जी और विंग कब का घर के अंदर गए हैं, बाहर ही नहीं आ रहे थे। ये सुनकर उन्होंने कहा सही कहा तुमने, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। इधर शाम के टाइम सब लोग चाय पी रहे थे। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो। विंग ने कहा रूम में चलते हैं। वांग जी ने कहा मुझे नहीं जाना। विंग ने कहा अभी चलो। वांग जी ने कहा मैंने कहा मुझे नहीं जाना। ये बोलकर उसने विंग को धक्का दे दिया। विंग गुस्सा हो गया और चला गया वहाँ से। उसके बाद विंग नहीं आया। डिनर कंप्लीट होने के बाद जब 7 से 8 बज रहे थे तब उसने देखा कि विंग एक बार भी बाहर नहीं आया और सब लोग बाहर बैठकर मज़े कर रहे थे गार्डन में। वांग जी भी वहाँ पर आया बट उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगा शायद उसने विंग को नाराज़ कर दिया है। वो फिर से विंग के पास आता है। वो उसे पीछे से हक करते हुए कहा विंग आई एम सॉरी। विंग ने कहा मुझे बात नहीं करनी है तो मुझे वो करने नहीं दे रहे हो। वांग जी ने कहा ये कोई खेल नहीं है, ये मुझे दर्द होता है। विंग ने कहा ठीक है तुम एक पेन किलर ले लो। वांग जी ने कहा तुम नहीं मानोगे। विंग ने कहा नहीं। वांग जी ने कहा मुझे दर्द होता है विंग। विंग ने कहा ठीक है तो मैं नहीं करूँगा लांसान, तुम्हें दर्द होते हैं, आई एम सॉरी ये मेरी गलती है। वांग जी ने कहा कोई बात नहीं विंग, अब हम साथ हैं ना, ठीक है तुम जितनी मर्जी उतनी करो लेकिन सिर्फ रात को, ठीक है। विंग ने कहा पूरी रात। वांग जी ने कहा ठीक है पूरी रात। विंग ने उसे हक करते हुए कहा थैंक यू लांसान। ये बोलकर उसने उसको बेड पर पुश कर दिया और फिर उसके ऊपर आते हुए कहा ठीक है तो आज कर लेते हैं, कल से ये फॉलो करेंगे। वांग जी ने कहा विंग के बच्चे। विंग ने कहा आई एम सॉरी लांसान, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम्हें देखते ही मैं कुछ और हो जाता हूँ। और पर्दे को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फिर गाइस कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे बताना। और थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरे फैन फिक्शन को पहुंचाई है। सो गाइस मिलती हूँ अगले एक वन शॉट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।